गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकृतिवाद पर, शिक्षा में प्रकृतिवाद। इसके पहले आपने पढ़ा शिक्षा में आदर्शवाद, आज देखेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत है यथार्थता। यह यथार्थता क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकृतिवाद प्राकृतिक भौतिक तत्व को प्रधानता देता है और प्राकृतिक भौतिक तत्व को प्रधानता देने के कारण इसे यथार्थता भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा जेम्स एंड वार्ड के अनुसार, जेम्स एंड वार्ड ने क्या कहा? जेम्स एंड वार्ड ने कहा प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। अर्थात यह प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को क्या ईश्वर से अलग करता है, जिसको आदर्शवाद मानता था उससे क्या करता है? अलग करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। कहता है आत्मा कहीं से नहीं आती, आत्मा कहां से आती है? प्राकृतिक पदार्थ से ही निर्मित होती है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। ठीक, आगे देखिए रस्क महोदय ने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रकृतिवाद इच्छा अथवा अनिच्छा से उन व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई स्थिति है जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। यह कह रहा है कि प्रकृतिवाद इच्छा अथवा अनिच्छा से, मतलब इच्छा या अनिच्छा से, इच्छा हो या ना हो, और उन व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई स्थिति जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है। जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पे करता है उसकी इच्छा या अनिच्छा ही क्या है? प्रकृतिवाद है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रकृतिवाद और क्या क्या कहता है। चलिए देखिए, मनुष्य विभिन्न इंद्रियों एवं शक्तियों का समन्वय है। विभिन्न इंद्रियों एवं शक्तियों का समन्वय है जो प्रकृति के अधीन है, जो प्रकृति के अधीन है। प्रकृतिवाद क्या है? मनुष्य विभिन्न इंद्रियों एवं शक्तियों का समन्वय है जो प्रकृति के अधीन है। यह प्रकृतिवाद जो विचारधारा है, प्रकृतिवाद जो विचारधारा है, यह सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। प्रकृतिवाद सबसे
प्राचीन विचारधारा है। सत्य की खोज, सत्य की खोज आधार का अनुभव मानता है। कौन? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद सत्य की खोज, सत्य की खोज सत्य की खोज का आधार, सत्य की खोज का आधार अनुभव मानता है। यह कहता है व्यक्ति जो कुछ अपने अनुभव से प्राप्त करता है वही क्या है? सत्य है। ठीक, आगे देखिए वास्तविकता। यह क्या कहता है कि वास्तविकता पदार्थ में है। प्रकृतिवाद कहता है वास्तविकता पदार्थ में है। प्रकृतिवाद कहता है वास्तविकता कहाँ है? पदार्थ में है, अर्थात इस पदार्थ से ही हमारा जीवन शुरू होता है और इसी प्रकार क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो यह कहा वास्तविकता कहाँ है? पदार्थ में है। अब इस प्रकृतिवाद का संबंध किस शिक्षा शास्त्री से माना जाता है? तो वह है रूसो। कौन? रूसो। ध्यान से देखिए, रूसो ने प्रकृतिवाद के लिए आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद लोगों को नारा दिया, प्रकृति की ओर लौटो। नारा क्या दिया? प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृतिवाद का उद्देश्य था बालक का सर्वांगीण विकास करना, जिसके लिए वह अनेकों प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। जैसे रूसो ने कहा प्रकृति की ओर लौटो, उसी प्रकार से प्रकृतिवाद और भी विचारों पर बल देता था। वह बच्चों का अर्थात बालकों का सुख चाहता था। और वह चाहता था बालक अपने भावी जीवन के लिए स्वयं तैयार हो सकें। बालक प्रकृति से होने वाले लाभ व हानि
जान लें। बालक स्वयं करके सीखें, बालक स्वयं करके सीखें। बालक को कार्य करने पर ही परिणाम प्राप्त होगा, बालक को कार्य करने पर ही परिणाम प्राप्त हो। ठीक है, तो यह सब क्या था, प्रकृतिवाद का उद्देश्य था बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। रूसो ने कहा प्रकृति की ओर लौटो, अर्थात रूसो क्या था, रूसो ने ही प्रकृति से सब कुछ प्राप्त किया था। रूसो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां 5 वर्ष की आयु में ही इसकी माता की मृत्यु हो गई और घर से तथा स्कूल से प्रताड़ित होने के कारण यह प्रकृति के बीच चला जाता है और प्रकृति के बीच जाकर इसने सब कुछ सीखा और लोगों को उसी के माध्यम से शिक्षा भी दिया। ठीक है, तो देखिए प्रकृतिवाद में शिक्षक कैसे होते थे, अनुशासन कैसा होता था, बालक कैसा होता था, इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हर्बर्ट स्पेंसर की मुख्य 5 बातें जो प्रकृतिवाद पर आधारित है, हम उसको देख लें। देखने के बाद तब आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर की मुख्य 5 बातें। हर्बर्ट स्पेंसर के 5 तत्व। देखिए इन्होंने जो 5 तत्व दिए हैं अपने प्रकृतिवाद के लिए, वह कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 आत्मरक्षा, आत्मरक्षा। नंबर 2 जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। नंबर 3 संतति पालन, नंबर 4 सामाजिक व राजनैतिक संबंधों का निर्वाह। नंबर 5 अवकाश का सदुपयोग, अवकाश का सदुपयोग। ठीक, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकृतिवाद पर अपने यह 5 तत्व दिए हैं। नंबर 1 आत्मरक्षा, नंबर 2 जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, नंबर 3 संतति पालन, नंबर 4 सामाजिक व राजनीतिक संबंधों का निर्वाह तथा नंबर 5 अवकाश का सदुपयोग। ठीक है,
तो चलिए अब हम चलते हैं प्रकृतिवाद के शिक्षक, बालक व अनुशासन पाठ्यक्रम इत्यादि पर। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए प्रकृतिवाद में शिक्षक का क्या स्थान था। तो प्रकृतिवाद शिक्षक के लिए कहता था कि बालक के लिए शिक्षक की आवश्यकता केवल वहीं तक है जहां तक केवल एक मित्रवत व्यवहार करे। ठीक है, अर्थात शिक्षक क्या हो, केवल सहयोगी हो। शिक्षक क्या हो, सहयोगी हो, मित्र की भांति हो। यदि बालक कोई कार्य करे तो उसे करने की छूट दे और स्वयं क्या करे, एक निरीक्षक के रूप में उसे देखता रहे। जहां बालक त्रुटि कर रहा है उसे थोड़ा बताते हुए फिर आगे मार्ग पे चलने के लिए कह दे। मार्ग पे चलेगा बालक, मार्ग पर चलेगा बालक, लेकिन शिक्षक क्या करेगा, केवल व केवल निगरानी करेगा, देख रेख करेगा। तो शिक्षक इस प्रकार का होना चाहिए। बालक क्या होना चाहिए, एक आदर्श बालक होना चाहिए। स्वयं शिक्षक द्वारा बताए गए पथ पर स्वयं चले, शिक्षक द्वारा बताए गए पथ पर स्वयं चलने वाला हो, अर्थात कार्य करके सीखने वाला हो। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो प्रकृतिवाद में शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित, शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था क्या हो, बाल केंद्रित हो। अनुशासन किसी प्रकार का अनुशासन न हो, अर्थात अनुशासन क्या हो, मुक्त हो। बालक पर शिक्षक का कोई दबाव या कोई अनुशासन न हो। यह कहा जाता था कि बालक कार्य करेगा, विधि है, शिक्षा विधि करके सीखना, तो ध्यान दीजिए यहां अनुशासन मुक्त इसलिए रखा गया क्योंकि विधि क्या थी, करके सीखने की। बालक को करके सीखने की स्वतंत्रता दी जाए। यदि बालक किसी कार्य को करेगा तो जो भी परिणाम होगा बालक क्या करेगा, उसे स्वीकार करेगा। तो यदि बालक सही कार्य करेगा तो सुख का परिणाम होगा, यदि बालक गलत कार्य करेगा तो दुख का परिणाम होगा। अर्थात बालक को जिस प्रकार की सजा देनी होगी वह प्रकृति स्वयं दे देगी। बालक अच्छा करेगा तो सुखद रहेगा, अगर अच्छा नहीं करेगा या सही तरीके से नहीं करेगा तो बालक को दुख का परिणाम होगा। इन्होंने लोगों को समझाने के लिए आदर्शवाद की तरह कैंडल का सहारा लिया। देखिए कैसे, यह कहें जो यह कैंडल यानी मोमबत्ती बनता है या किससे बनता है, यह प्रकृति के वस्तुओं से ही निर्मित है, अर्थात प्रकृति के वस्तुओं से ही इसका निर्माण किया जाता है। और जिस तीली से इसमें लौ लगाया जाता है वह भी प्रकृति के ही द्वारा निर्मित होता है। अब इसके द्वारा लौ निकलने पर यह जलकर इसी प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, तो यह जिस प्रकार से आदर्शवाद ने कहा कि बालक किसी भी उम्र पर हो, किसी भी पड़ाव पर हो, जब आत्मा निकल जाएगी तो उसका शरीर निर्जीव हो जाएगा।
तो यह भी कहा कि जब यह कैंडल जल रहा है तो प्रकृति की वस्तुओं से ही जल रहा है, और प्रकृति द्वारा जब हवा का झोंका आता है तो यह कैंडल किसी भी जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में बुझ जाता है, उस स्थिति में बुझ जाता है। अर्थात प्रकृति के प्रभाव के कारण ही यह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने मनुष्य के इस शरीर को प्रकृति से निर्मित बताया, और इसके अंदर जो जीव है वह भी प्रकृति से ही निर्मित है, और जब भी प्रकृति चाहेगा तब वह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने उदाहरण दिए। तो यह रहा आपका शिक्षा में प्रकृतिवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।